बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मसूद अहमद और आप देख रहे हैं लॉ लेंस। आज हम एक लेक्चर डिस्कस करेंगे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हवाले से है, LLB 5 ईयर्स और 5th सेमेस्टर के लिए, और जो मैजिस्ट्रेट के लिए अप्लाई करना चाहता है, फिर अप्लाई होना चाहता है, उसके लिए भी ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में बात करते हैं तो फिर यहाँ पर हम शरिया लॉ पढ़ेंगे और सिर्फ मुसलमानों के बारे में पढ़ेंगे। उनकी शादी कैसे होती है, डिवोर्स किस तरीके से होती है, खुला कैसे होता है, डॉवर क्या है, रिगार्डिंग मुस्लिम जितनी भी किस्म की चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर आज मेंशन करेंगे। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में आज जो हमारा पहला लेक्चर होगा वो मुस्लिम मैरिज के ऊपर होगा कि मैरिज क्या है, मुसलमानों के यहाँ मैरिज क्या है और शरिया लॉ इसके बारे में क्या कहता है। तो आज हम मुस्लिम पर्सनल लॉ को डिस्कस करेंगे, मैरिज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्टार्टिंग लेते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, इसका इंट्रोडक्शन है। तो इसकी अगर इंट्रोडक्शन यानी तारुफ की बात करें, सबसे पहला ये कंट्रैक्ट है। कौन सा कंट्रैक्ट है? ये सिविल कंट्रैक्ट है और ये रिलीजियस ऑब्लिगेशन भी है। यानी एक मजहबी फ़राइज़ है, जिसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस काबिल हो कि वो अपने वाइफ को मेंटेन कर सके या डावर की अमाउंट को पे कर सके तो उस पर लाजुम है कि वो क्या करे, वो शादी करे। तो सिविल कंट्रैक्ट भी है, रिलीजियस ऑब्लिगेशन भी है, और तीसरी बात इसमें क्या है, प्रोक्रिएशन एंड लीगलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो इसमें क्या होती है, आपके चिल्ड्रन जो है वो क्या होते हैं, लीगलाइज होते हैं। यानी प्रोक्रिएशन की अफजाइश जो होगी वो क्या होगी, लीगलाइज होगी। क्योंकि अगर हम कानून विरासत की बात करें तो वही बच्चे विरासत के हकदार होंगे जो क्या होंगे, वो लीगलाइज होंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो मैरिज है, मुस्लिम मैरिज है, इसमें रिटर्न फॉर्म की कोई हैसियत नहीं है यहाँ। यानी इसको रिटर्न फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ये रिटर्न फॉर्म है ही नहीं है, इसमें होना नहीं चाहिए इसमें रिटर्न फॉर्म। अच्छा, तो इसका हो गया शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। अगर इसकी हम मीनिंग की बात करें तो फिर मैरिज क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग जो है, इसकी अगर मीनिंग उठा ले हम, इसकी मैरिज की मीनिंग की बात करें तो फिर क्या है, ये मैरिज इज अ वेडलॉक। ये एक बंधन है। तो ये बंधन है एक, तो इसमें क्या है, लीगलाइजेशन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्या करना, आपकी सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसको क्या करवाना, लीगलाइजेशन करना। इसका मीनिंग यही है। अगर देखिए इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हिदाया, एक बुक है मोहम्मद अल्लाह की, मुख्तलिफ जो इसने मैरिज के बारे में अलग मैरिज को अलग डिफ़ाइन की है। तो फिर हिदाया ने इसको इस तरीके से डिफ़ाइन की, मैरिज इज़ डिफाइंड टू बी अ कंट्रैक्ट। मैरिज क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है विच हैज़ फॉर सब्जेक्ट द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। इसका एक मकसद है। कौन सी मकसद है? प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। आपके जो बच्चे हैं वो क्या हो, आपके बच्चे क्या हो, लीगलाइज हो। प्रोक्रिएशन एंड लीगलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, आपके बच्चे क्या हो, लीगलाइज हो। तो अभी हम आते हैं मैरिज की ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट कहते हैं मकासद को। अब मैरिज की क्या मकासद हो सकती है? तो सबसे पहली बात क्या है इसमें, म्यूचुअल relationship between husband and wife। पहला मकासद इसका ये है। दूसरा क्या है,
procreation and legalization, procreation and legalization of children। और तीसरा क्या है? preservation of human race। legalization of intercourse between male and female। regulate the social life। अच्छा देखिए, अगर हम मैरिज की ऑब्जेक्ट की तरफ आए तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होनी चाहिए? म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, यानी बीवी और शोहर के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा क्या होगा? वो म्यूचुअल होगा, और दूसरे को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। दूसरी इसकी क्या है? प्रोक्रिएशन ऑफ लीगलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। वही बात है कि आपकी जो चिल्ड्रन है, आपके बच्चे वो क्या हो? लीगलाइज्ड हो। फिर क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन रेस। प्रिजर्वेशन कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ को, आपकी जो इंसानी नस्ल है उसकी क्या होती है? ये उसकी तहफ़्फ़ुज़ होती है। फिर इसके बाद लीगलाइजेशन ऑफ इंटरकोर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल के दरमियान जो इंटरकोर्स होती है वो क्या हो? वो लीगलाइज्ड होते हैं, यानी कानूनी तौर पर होते हैं, यानी इनका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो क्या होती है? कानूनी तौर पर होती है। फिर इसकी अगर हम बात करें, रेगुलेट द सोशल लाइफ, ठीक है, आपकी जो माशरती ज़िंदगी है इसको क्या करता है? ये रेगुलेट करता है, यानी एक सही माना सही तसलसल के साथ चलता है। और अगर इसकी ऑब्जेक्ट और भी अगर आप शामिल करें तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो मैरिज वाले लोग हैं, ठीक है, जो शख्स मैरिज करता है, वसल्लम ने इसको इनकरेज किया है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस्लाम में जो मैरिड वुमेन है उनकी बहुत बड़ी स्टेटस है। इस्लाम ने उसको बहुत बड़ी स्टेटस दिया है मैरिड वुमेन की। नेचर के बारे में बात करेंगे कि ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है इसकी नेचर क्या है? नेचर में सबसे पहले क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है। कौन सी कॉन्ट्रैक्ट है? ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ये इसका नेचर है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात क्या है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट, और ये एक रिलीजियस ओब्लिगेशन भी है, और इसको एक्ट ऑफ इबादत भी कहते हैं, जिसे कहते हैं सुन्नती मुअक्कदा। एक्ट ऑफ इबादत भी है। इसलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस कोट की, यहाँ पर हम लिख लेंगे। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ़ अ पर्सन in her position to maintain his wife and pay the amount of dower he must get himself married। तो इसके अगर नेचर की बात करें तो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, और ये रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, एक मजहबी फ़राइज़ है, और ये एक्ट ऑफ इबादत इसे सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। तो इसलिए शरिया मल्ला में है कि अगर कोई शख्स इस्ताहत करने की इस्तात होने के बावजूद भी शादी ना करे तो फिर क्या होगी? वो गुनहगार होगी। इसलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई भी शख्स इस काबिल है कि इस पोजीशन में है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करे, और जो डॉवर है यानी अकमेर है, डॉवर के बारे में हम लेक्चर अपलोड करेंगे इंशाअल्लाह, उसका अलग सा लेक्चर है। इसके बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नो डॉवर नो मैरिज। अगर मैरिज में डॉवर नहीं होगा यानी अकमेर नहीं होगा तो फिर वो मैरिज साबित ही नहीं होगा। तो ये इसका मैरिज का नेचर हुआ।
देखिए जी, कैपेसिटी कहते हैं सलाहियत को। सलाहियत वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी सलाहियतें हैं जो एक बंदा मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो सकता है, दाखिल हो सकता है। सबसे पहला जो इसकी सलाहियत है, उस बंदे को क्या होनी चाहिए? साउंड माइंड से साउंड माइंड होना चाहिए। दूसरा, एज ऑफ पुबर्टी, यानी वो बुलुगत के एज में हो। और तीसरी बात, तो यह सवाल उठता है कि अगर या माइनर या फिर लुनेटिक, क्या वो इस मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो सकते हैं, दाखिल हो सकते हैं? तो हाँ जी, वो भी हो सकते हैं लुनेटिक और माइनर, लेकिन थ्रू गार्डियन के थ्रू क्या हो सकते हैं, वो मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो सकते हैं, वो इंटर हो सकते हैं। अच्छा, लुनेटिक एंड माइनर, ये किस चीज़ के थ्रू? गार्डियन के यहाँ ये भी शामिल हो सकते हैं। अगर कोई भी शख्स ऑफ साउंड माइंड हो और उसने एज ऑफ पुबर्टी हो, साउंड माइंड भी हो और एज ऑफ पुबर्टी भी उसमें हो, अगर उसके कंसेंट के बगैर उसकी मैरिज शादी करवाए तो फिर क्या होगा? ये जो मैरिज होगा वो क्या होगा? वो वाइड होगा उसके कंसेंट के बगैर, क्योंकि कंसेंट जो है, कंसेंट मस्ट है। कंसेंट के बगैर जो भी शादियाँ होती है वो क्या होती है? वो वाइड होती है। फिर आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैरिज है, इसके तीन हिस्सों में उसको क्लासीफाई करते हैं। इसके काइंड्स है वाइड मैरिज, वैलिड मैरिज, वैलिड मैरिज, वाइड मैरिज और इरेगुलर मैरिज। वो क्या क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कि अगर हम एसेंशियल्स की बात करें, तो हम यहाँ क्या रखेंगे? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज। जो चीज़ मैंने कही कि मैरिज के आगे तीन काइंड्स है, वैलिड है, वॉइड है और इरेगुलर है। अब वैलिड मैरिज के एसेंशियल्स क्या है? सबसे पहला जो एसेंशियल होगा, इसका क्या होगा? ऑफर, इसे हिजाब कहते हैं। अच्छा, ये क्या है कि अगर दो पार्टी के दरमियान या फिर दो शख्स के दरमियान, दो लोगों के दरमियान जब शादी होगा तो इसमें ऑफर क्या है? ऑफर इसमें मस्ट है। सबसे पहला जो एसेंशियल है वो क्या है? ऑफर इज मस्ट। ऑफर क्या होगा? मस्ट होगा। दूसरा इसका क्या है? एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस, इसे कहते हैं कबूल। ये जब वो कबूल इसमें होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर एक पार्टी ने ऑफर की है तो फिर ये मस्ट भी एक्सेप्ट होनी चाहिए, इसके बाद शादी हो सकती है। अगर एक्सेप्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा तो फिर वो शादी भी नहीं होगा। नो एक्सेप्टेंस नो मैरिज, नो एक्सेप्टेंस नो मैरिज। अगर इसकी हम तीसरी एसेंशियल की बात करें, ऑफर एंड acceptance must be in ऑफर और एक्सेप्टेंस यानी हिजाब कबूल आपकी जो होगी मस्ट बी इन सेम मीटिंग में होगी, है कि मजलिस में होगी। एक पार्टी ऑफर करेगा तो फिर दूसरा क्या करेगा? एक्सेप्टेंस होगा। इस तरह नहीं चलेगा कि अगर मैं आज ऑफर करूं फिर 10 दिन बाद फिर जाके ये मेरा ऑफर कहीं पर पहुंचे फिर वो वहाँ से एक्सेप्ट करे, तो फिर क्या होगा? ये काबिल कबूल नहीं होगा। यानी ऑफर और एक्सेप्टेंस जो होगा वो एक ही मीटिंग में होगी। अच्छा, इसकी चौथी एसेंशियल की बात करें तो इसमें क्या होनी चाहिए? मेजॉरिटी होनी चाहिए। मेजॉरिटी यहाँ पर एज की बात करते हैं, यानी यहाँ पर मेजॉरिटी का मतलब है एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी एज ऑफ प्यूबर्टी तक शख्स पहुँचनी चाहिए तो इसके बायस वो शादी कर सकते हैं। जिस तरीके से इस्लाम में यानी शरिया अल्लाह में मेल की उम्र कितनी होनी चाहिए? 16 साल होनी चाहिए। अच्छा, और फीमेल की 14 साल होनी चाहिए। इसके बाद क्या कर सकते हैं? वो शादी कर सकते हैं। और इसकी अगर आगे हम देखें का एसेंशियल, आगे हम देखें तो क्या? फ्री कंसेंट। तो आप फ्री कंसेंट होने चाहिए विदाउट इंडियो इन्फ्लुएंस, ठीक है। आप किसी प्रेशर के बगैर क्या होनी चाहिए? आपका जो कंसेंट होगा, दोनों पार्टी का कंसेंट होगा, वो क्या होगा?
फ्री होगा, इसमें कोई प्रेशर नहीं होगा, किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला जाएगा। तो क्या होनी चाहिए? फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अच्छा, आगे रकम जाए तो फिर इसमें क्या होनी चाहिए? कंपनसेशन। कंपनसेशन होनी चाहिए। कंपनसेशन क्या है? कंपनसेशन का मतलब यहाँ पर कोई रकम, जिस तरीके से मैरिज के लिए एक कंपनसेशन होनी चाहिए, वो कंपनसेशन किस शक्ल में होना चाहिए? डॉलर की शक्ल में होना चाहिए। हकमैत की सूरत में क्या होती है? लड़का पर लड़की को दे देती है, वो क्या है? वो ड्रावर है। ये क्या है? ये कंपनसेशन है इसकी। यानी मैरिज के अंदर क्या होनी चाहिए? आपकी कंपनसेशन भी होनी चाहिए, यानी कंसिड्रेशन जिसे कहते हैं, या फिर कंपनसेशन कंसिड्रेशन, तो ये होनी चाहिए। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम देखें तो विटनेसेस, अगर देखिए जी ये इसका ऑफर पहला है, दूसरा है, तीसरा है, और 4, चौथा, पांचवा, 6। अगर इसको मजीद हम देखें तो इसमें प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। तो यहाँ पर देखिए जो चीज़ें आती हैं सुन्नी ला और शिया ला। तो शिया ला के यहाँ अकॉर्डिंग टू शिया ला के विटनेस की, मैरिज में विटनेस की कोई ज़रूरत नहीं है, नेसरी नहीं है विटनेसेस। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम सुन्नी ला देखें तो फिर कहते हैं कि यहाँ पर जो है विटनेसेस क्या होगी? गवाह क्या होगी? ज़रूरी होगी, जो 2 मेल पर मुश्तमिल होगा। 2 मेल पर मुश्तमिल होगा। वो मेल क्या होंगे? वो उनको बालिग होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए, और साउंड माइंड होना चाहिए। या फिर 2 मेल होनी चाहिए, या फिर 1 मेल 1 मेल 2 फीमेल। ये क्या होनी चाहिए? ये दोनों गवाह होनी चाहिए, 1 मेल और 2 फीमेल, ये होनी चाहिए। तो इसके बारे से यानी यहाँ पर ये मेल और फीमेल दोनों क्या हो? मुस्लिम हो, मस्ट बी मुस्लिम, मस्ट बी साउंड माइंड हो, और इसके बाद एज ऑफ पुबर्टी उसका हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आई होगी। आज हमने पढ़ा मैरिज क्या होती है, इस तरीके से इसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा कि भी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ये रिलीजियस ऑब्लिगेशन है। तो इसकी मीनिंग डेफिनेशन आगे हम जाके इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन ऑफ मैरिज पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत